बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की पुरस्कार सरगर्मियों की मॉनिटरिंग। चीफ जस्टिस ने 90 रोज को 120 रोज तक कैसे पहुंचाया और 120 रोज में ये 90 रोज कैसे बदले, ये मुकम्मल तफसील आपके सामने हम रखेंगे। और फिर इलेक्शन रुकवाने में एक नामालूम दरखास्त का इंकशाफ हुआ है। मरियम को 5 साल कैद का खतरा है और फिर नवाज की अहम शख्सियत को धमकी। ये माजरा क्या है, इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स आपको बताएं कि इंतखाबी केसेस का नया मरहला और चीफ की पुरअसरार समातें जो है वो शुरू होने जा रही हैं, जब पंजाब में 90 रोज में इंतखाबात कराने के लिए एक एक रोज कीमती हो। और ऐसे में पाकिस्तान का चीफ जस्टिस 27 अप्रैल का तहरीरी फैसला 9 रोज की ताखीर के बाद 4 मई को जारी करे। ऐसे में कौन कह सकता है कि ताखीरी हरबे सिर्फ हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, बल्कि यह कहना बेजाना होगा कि ताखीरी हरबों को सुप्रीम कोर्ट आईनी जवाज और सहूलत फराहम कर रही है। एक आईनी कवर फराहम किया जा रहा है इस तमाम मुज़ाकरात के अमल को, जो गैर कानूनी है और गैर आईनी है। वज़ा को बताएं कि खबर जब ये जारी हुई कि मुल्क में आम इंतखाबात एक ही दिन कराने के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल को होने वाली समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान राब्तों से आगाह किया। फारूक नाइक ने चेयरमैन सेनेट के किरदार से अदालत को मुकम्मल तौर पर आगाह किया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात की कोई हदायत जारी नहीं की। कैन यू बिलीव दिस कि ये कौन कह रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है, जो बार बार क्या कहती रही, जरा मुलाहिजा कीजिए। सियासी जमातों की जानिब से मुज़ाकरात उनकी अपनी कोशिश है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म बरकरार है। कुछ सवालात हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, पूरी कौम आपकी तवज्जो इसी तरफ दिला रही थी कि आपने 14 मई के अपने हुक्मनामे पर कायम रहना है और आइन की बालादस्ती कायम रखनी है। लेकिन क्या हुआ? आपने एक मौका फराहम किया, पंचायत बन गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने आप को एक ऐसे दुराए पर लाकर खड़ा कर दिया जो कुछ ताकतों के कहने पर यह सब जो है इसे अमली जामा पहनाया गया। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत तहरीरी तौर पर आपके 14 मई को पंजाब के इंतखाबात के खिलाफ हुक्म अदूली कर चुकी थी। आपने 27 अप्रैल को हुक्म अदूली का फैसला सुनाना था, लेकिन सुनाया नहीं। एक पंचायत लगाई और पंचायत की सूली पर पूरी कौम को लटका दिया। लेकिन इस फैसले से 2 रोज पहले एस्टेब्लिशमेंट के सीनियर नुमाइंदे आपसे चैम्बर में मुलाकात करते हैं। फिर आप 90 रोज में इंतखाबात कराने पर अमल दरामद की समात को एक तरफ रखकर हंगामी तौर पर एक ऐसी दरखास्त पर समात शुरू कर देते हैं जो किसी नामालूम शहरी की तरफ से जमा कराई जाती है। शाखावर एडवोकेट उसके वकील मुकर्रर होते हैं और इस दरखास्त में इंतखाबात एक रोज कराने की इस्तदाद करा दी जाती है। यानी सोची समझी प्लानिंग के तहत ही सब कुछ किया गया। एक शहरी जो माजी में भी पाकिस्तान में मुतादिद दफा हमने ऐसा देखा कि अदालतों में इसी तरह नामालूम अफराद अपनी दरखास्तें जमा करवाते हैं और उन दरखास्तों के ऊपर फुल बेंच बना दिए जाते हैं। अगर ये मामला पाकिस्तान से बाहर होता तो ज़रूर अदालत सवाल करती कि जिसने दरखास्त दायर की उसका असल में इससे क्या ताल्लुक है और वो क्यों दरखास्त दायर कर रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पर अदालतें आइन और कानून की बालादस्ती के लिए यही कुछ करती हैं। चीफ साहब, ये भी हमारा सवाल है कि वो नामालूम अफराद की दरखास्त आपके 14 मई के फैसले को गैर आईनी साबित करने की एक कोशिश थी, लेकिन इस समात में आपका जोश व खरोश दीदनी था। आप एक सहूलतकार का किरदार इस अंदाज में अदा कर रहे थे कि आप अपनी अदालत में आने वाले मुख्तलिफ जमातों के सियासतदानों को खुशामदीद कह रहे थे। और आपके वो अल्फाज भी तारीखी थे जिसमें आपने ये कहा था कि इन कौमी सियासतदानों का आपकी अदालत में आना एक एजाज से कम नहीं है। और आपके बेंच ने यह भी कहा था कि हमारा दिल कर रहा था कि आपका इस्तकबाल सुप्रीम कोर्ट के गेट पर जाकर किया जाता। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जरा मुलाहिजा कीजिए। ये इनके तेवर हैं जो हमने पिछले एक हफ्ते में देखे। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी व्यूअर्स, जिसे अपनी रिट जो है वो कायम करनी थी, लेकिन इन्होंने किसी और की रिट को कायम करवाया, अपनी रिट को सबोताज करके अपने हाथ काट कर
किसी और की झोली में डाल दिए। फिर आपने यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी फरमाया कि कौमी इत्तफाक राय के लिए आपके पास वक्त ही वक्त है। ये अल्फाज आपके थे, लेकिन आज जब हमने ये फैसला सुना और पाकिस्तान की आवाम ने ये फैसला देखा तो उन्हें ताज्जुब हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो बार बार कह रही है कि कौमी मफाद में इत्तफाक राय जरूरी है, आज क्या कहती है कि कोई अल्टीमेटम नहीं है। आपने ये जरूर कहा था कि 14 मई का फैसला अभी स्टैंड करता है, लेकिन अगर इत्तफाक राय हो गया तो अदालत फैसले में लचक पैदा कर सकती है। ये किसके कहने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस किस्म के फैसले दे रहे हैं, यानी अपनी ही बात से खुद ही मुकर गए। जनाब चीफ साहब, मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम हो गया है, तहरीक इंसाफ ने रिपोर्ट जमा करा दी है और अब आप फरमाते हैं कि आपने तो मुज़ाकरात का किसी को नहीं कहा था। जनाब, अगर आपकी ये बात मान ली जाए तो क्या आप बताना पसंद करेंगे पाकिस्तान की आवाम को कि 27 अप्रैल से अब तक आप कहां गायब थे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लापता, चीफ जस्टिस और उसका बेंच लापता। कानून अंधा होता है, हमने कानून बहरा भी देखा और गूंगा भी देखा। आप मुज़ाकरात के आखिरी राउंड के अगले रोज तहरीरी फैसला जारी करने पर क्यों मजबूर हुए? ये एक बुनियादी सवाल है और पाकिस्तान की आवाम आपसे ये सवाल पूछ रही है और पाकिस्तान की हुकूमत पहले ही आपका गिरेबान पकड़कर, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का गिरेबान पकड़कर वो बार बार अपना हुक्म जो है वो आपकी आंखों में आंखें डालकर सादिर कर रही है, लेकिन आपकी इस अदालत में इतना दमखम नहीं कि इसको रोक सकें और अपनी रिट जो है वो कायम कर सकें। याद रखिएगा, जो हालात आपके हैं ना चीफ जस्टिस साहब, ऐसा लगता है कि अपोजिशन जिसने इजहार यकजहती की कॉल दी है, बहुत जल्दी आप पर भी अदम एतमाद जो है वो करेगी और ये ज्यादा दूर हमें नजर नहीं आ रहा मामला। बहुत जल्दी ये फैसला अपोजिशन जो है वो मुझे तो कम से कम करती हुई दिखाई दे रही है। और चीफ जस्टिस साहब, पाकिस्तान की आवाम ना आपसे सवाल कर रही है कि जब आपको फुर्सत मिले तो आप ये फैसला भी कर लीजिएगा कि अब उन तमाम ताकतों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी जिन्होंने 90 रोज में पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं करवाए। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कम से कम आपका मूड तो नहीं है कि 90 रोज में इंतखाबात हो सके और अपनी रिट को जो है वो कायम करें, क्योंकि देखना ये होगा कि 14 मई में से सिर्फ अब 9 दिन बाकी रह गए हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इन 9 रोज में अपनी रिट कायम कर सकेगी? क्योंकि जिसने रिट कायम करवानी थी और जिसको आपने इंसाफ के कटहरे में लाकर खड़ा करना था, शहबाज शरीफ को, वो इस वक्त लंदन की फ़िज़ाओं के अंदर अय्याशी कर रहा है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। आप इसे जो मर्जी नाम दें, लेकिन कम से कम उसने तौहीन अदालत की और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि चीफ जस्टिस की कमज़ोरी तो एक तरफ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त एक माजूल और कमज़ोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सोया हुआ महल इस वक्त हमें नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक मुजरिम है जो मफरूर है, भागा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मशवरे दे रहा है। आज 90 रोज़ जो तकरीबन पूरे हुए, यानी 90 रोज़ से आज 100 दिन पूरे हो जाएंगे। 90 रोज़ के अंदर आपको इंतखाबात करवाने थे और आज 100 दिन पूरे हो जाएंगे और फिर 14 मई को तकरीबन 120 दिन हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में इंतखाबात हमें होते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये 90 दिन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की, लेकिन फिर उसी फैसले में क्या हुआ, ये अदालत उज़्मा का ही कमाल था कि वो 90 दिन को खींच कर 120 दिन तक ले गए। और इसलिए मुखालफिन के पास अब ये जवाब पैदा हो गया है कि अगर 120 दिन तक बात जा सकती है तो क्यों ना इसे 220 दिन में हम कन्वर्ट कर दें। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले ने खुद ही अपनी रिट को जो है कमज़ोर किया, इसलिए हमें रिट जो है नज़र नहीं आ रही है। फिर इसमें यह भी आपको बात याद रखनी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब ने जो बात कही ना कि हम 4-3 की जो ऑर्डर शीट है, जो फैसला है, हम उसे मानते हैं, लेकिन ये जो 3-2 का फैसला है हम इसे नहीं मानेंगे। आपको याद होगा कि जब ये मामला पूरा शुरू हुआ तो उस वक्त जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे, उन्होंने पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट से बाहर आकर ये बात कही कि ये फैसला 4-3 का है। जज साहिबान एक एक करके अपने आप को बेंच से अलग कर रहे थे, अपने तहरीरी नोट, इख्तलाफी नोट जो हैं वो लिख रहे थे और जिसकी बुनियाद बनाकर ये पूरे का पूरा जो है एक नैरेटिव बुना गया कि ये 4-3 का फैसला है और ये 3-2 का नहीं है। और जो बहस आज भी मौजूद है, ये भी बहुत अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वंस फॉर ऑल इसे भी सेटल डाउन कर दे कि जनाब ये 4-3 का नहीं बल्कि 3-2 का फैसला है। और आपको उस वक्त याद होगा, बड़ी तफसील के साथ हमने ये इसी प्लेटफॉर्म पे आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
کہ جتنے بھی جج صاحبان اس کو سن رہے تھے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا اور وہ پوری سماعت کے دوران موجود نہیں تھے، اختلافی نوٹ لکھے، تو وہ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ 4-3 کا فیصلہ ہے اور یہ 3-2 کا فیصلہ نہیں ہے؟ لہٰذا اس کے اندر پوری سماعت کو سننا بہت ہی ضروری تھا، لیکن دوسری طرف سے یہ آج بھی 4-3 کا فیصلہ جو ہے اسے کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ویورز، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت دوبارہ کیا سوچ رہی ہے؟ چیئرمین تحریک انصاف غیر معمولی قربانیوں کے بعد حکومت کو تو زیر کرنے کے قریب پہنچ گئے تھے، لیکن کپتان کے ساتھیوں نے انہیں عدالتی جو زگ زیگ ہے اس میں ایسا الجھایا کہ حقیقی آزادی کی تحریک 3 رکنی بینچ کی تعویلوں میں کہیں گم ہو کر رہ گئی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جس چیف جسٹس کو آئین کی بالادستی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، تحریک انصاف کو اب ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کھڑا ہونا پڑ رہا ہے۔ یعنی اس سے زیادہ ڈائلما پاکستان کی سیاست کے اندر اور آئینی نظام میں کیا ہوگا کہ یہ تو گئے تھے فیصلہ اپنے حق میں کروانے کے لیے، انہوں نے امیدیں لگوا لی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے، لیکن اب اظہار یکجہتی کرنا پڑ رہا ہے اس چیف جسٹس کے ساتھ۔ بعض لوگ شاید انہیں یہ بات اچھی نہ لگے کہ پاکستان تحریک انصاف کم از کم چیف جسٹس کے ساتھ تو کھڑی ہے۔ دیکھیں، اگر یہ پہلے دن سے 27 تاریخ کو ہی اگر توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو جاتی نا، تو آج میں اور آپ جو ہے یہاں پر بیٹھ کر یہ تجزیہ کر رہے ہوتے کہ اس وقت انتخابات میں کس پارٹی کی بہتر پوزیشن ہے اور پی ڈی ایم جیتنے کے لیے کیا حکمت عملی تیار کرے گی، لیکن ہم تو یہاں پر صرف تاریخ پر جو ہے بیٹھ کر اپنے تجزیے جو ہے پیش کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ مخلص مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی شخصیت آئی ہوگی جس کے لیے دل میں کوئی کھوٹ بھی نہیں ہے۔ یعنی خان صاحب نے پوری لگن کے ساتھ پاکستان کی عوام کے لیے اپنی 2 حکومتوں کو قربان کیا، اپنی مرکز میں حکومت کو قربان کیا صرف پاکستان کی عوام کے لیے، لیکن دوسری طرف سے کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ حقیقی آزادی کے سفر پر کروڑوں عوام کے ساتھ رواں دواں کپتان کو کبھی پرویز الہی صاحب اپنی حکومت بچانے کے لیے پنجاب کی شکل میں، یعنی پنجاب کی حکومت کی شکل میں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اگر اس رات خان صاحب پرویز الہی صاحب کو ساتھ بٹھا کر اعلان نہ کرواتے تو شاید اس وقت حالات مختلف ہوتے۔ گو کہ یہ فیصلہ غلط تھا اسمبلیوں کی تحلیل کا۔ بعض لوگ جذباتی ہو کر کہتے ہیں کہ جناب یہ بالکل ٹھیک فیصلہ تھا، یہ فیصلہ غلط تھا، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے 90 روز میں کسی صورت میں انتخابات نہیں کروانے، اپنی نگران حکومتیں بنوائیں گے، بنا لی، اب دیکھ لیں گے ملک کے اندر کیا حالات ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ خان صاحب کی جو کوششیں تھیں وہ غلط تھی تو یہ بالکل درست نہیں ہوگا۔ بہت ہی مخلص انداز میں انہوں نے پاکستان کی عوام میں دوبارہ گئے اپنی حکومتوں کو قربان کر کے، جن کے پاس ایک سیٹ بھی نہیں ہے، یعنی مریم نواز اسمبلی میں موجود نہیں ہیں، فضل الرحمان صاحب اسمبلی میں موجود نہیں ہیں، لیکن اس ملک کے اندر وہ حکومت کر رہے ہیں، شاہی پروٹوکول ان کو دیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کس شاہی انداز میں وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں داخل ہوئی مریم، اور انہوں نے اس کے بعد اسے ٹویٹ بھی کیا۔ تو اگر ایسے لوگ حکومت میں آ سکتے ہیں تو خان صاحب جیسی شخصیت جو ہے جسے اقتدار جو ہے وہ پیارا نہیں ہے بلکہ پاکستان کی عوام میں پیاری ہے، حکومتیں قربان کرنے کے لیے آپ کو جگرا چاہیے جو خان صاحب کے پاس تھا۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا، لوگ اکثر مایوس ہو جاتے ہیں، میں کم از کم مایوس اس لیے نہیں ہوں کیونکہ ملک کے اندر جب بھی انتخابات ہوں گے نا، وہ جیتنا خان صاحب نہیں ہے، کیونکہ ان کی مقبولیت اور پاکستان کی عوام کی سمجھتی ہے کہ یہ چور ٹولہ جو ہے ملک کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب اور ان کا ایک بیان سامنے آیا، بہت ہی سادگی کے ساتھ انہوں نے کچھ چیزیں کہی۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب سے بہت ہی گہرا تعلق ہے میرا، بہت ہی شفیق انسان ہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ملاحظہ کیجئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات میں بھرپور کوشش کی کہ آئین کے مطابق حل نکالیں۔ مذاکرات کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں ایک دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنے میں آسانی ہوئی اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ کس وقت الیکشن کرانا چاہتے ہیں۔ مجھے نہیں یقین آ رہا کہ بیرسٹر علی ظفر جیسا انسان جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے کہ جی مذاکرات بڑے اچھے ہوئے اور ہمیں معلوم تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور انہیں معلوم تھا کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب وہ جو چاہتے تھے وہ مذاکرات کہیں اور ہو رہے تھے۔ کل کسی نے مجھ سے سوال بھی کیا کہ آپ ویوز لینے کے لیے، بھائی ایسا نہیں ہے، میں آپ کو خبر دیتا ہوں، اصل مذاکرات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف اور کسی ایک اور طاقت میں ہو رہے تھے، وایا عارف الوی صاحب، پیغام بار بار بھیجا جا رہا تھا۔ یہ جو آپ مذاکرات ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے تھے یہ صرف فوٹو شوٹ تھا،
मुज़ाकरात कहीं और हो रहे थे। नवाज शरीफ साहब ज़िद पर अड़े हुए हैं कि इमरान खान को माइनस करें, और वो ज़िद पर अड़े हुए हैं कि मुझे जल्द से जल्द जो है पाकिस्तान की सियासत में वापस लेकर आएँ। इसीलिए कभी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, कभी इंटरनेशनल कैरेक्टर्स जिनमें सऊदी अरब एक अपना किरदार अदा कर रहा है, इस पर भी किसी दोस्त ने कहा कि जनाब कोई किरदार अदा नहीं कर रहा। तो मेरा ख्याल है कि आपको बेसिक्स जो है वो दोबारा पाकिस्तान की सियासत को देखना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरब ने इस ख़ानदान की जितनी मदद की है, दलील के तौर पर आपको याद करना पड़ेगा उन तमाम जो टाइमलाइन है विजिट्स की, और फिर उस टाइमलाइन को याद करें जब मुशर्रफ साहब के दौर में ये गए, फिर वापस आए और शाही मेहमान बने। ये सबसे बड़ी दलील है। व्यूअर्स, आपको बताते चलें, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ये भी कहते हैं कि हम आइन में तरमीम के लिए असम्बली आने पर तैयार थे। हुकूमती इत्तेहादी 14 मई से पहले असम्बलियाँ ख़त्म करने पर आमादा नहीं थे। अब भी मुज़ाकरात मुमकिन है, कल समात में हो सकता है कि कोई राह निकले। देखें, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो है ना, वो क्योंकि एक सियासतदान नहीं है तो हमें उनसे ज़्यादा गिला नहीं करना चाहिए। वो आइन और कानून की सादा बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या आपको वाकई लगता है कि ये इतनी आसानी से आपको असम्बली में आने देते कि जनाब ठीक है हम आइनी तरमीम करेंगे और इलेक्शन एक ही रोज़ करवाएं? और क्या गारंटी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए फ्लोर के ऊपर और वो फिर तरमीम से मुकर जाए? वो सियासतदान है, वो कोई बेवकूफ़ नहीं है, और इसीलिए नवाज शरीफ ने मुल्क से बाहर बैठकर पूरे निज़ाम को जो है सो झगड़ा हुआ है। व्यूअर्स, आपको बताएं कि अब ज़राए भी बताते हैं कि तहरीक इंसाफ की मफाहमत पसंद मोहरे हुकूमत की तारीखों के करीब करीब की तारीखों पर भी एक रोज़ इंतखाबात के लिए राज़ी नज़र आ रहे हैं। ये मैं आपको इंतहाई अहम खबर दे रहा हूँ, और मैंने कल इस प्लेटफॉर्म पर ये खबर दे दी थी कि अब इस नई मफाहमत के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने अपना तीसरा ग्रुप मैदान में उतार दिया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक रोज़ इंतखाबात के रास्ते पर लाने के लिए कायल करेगा। और व्यूअर्स, दूसरी तरफ हुकूमत की जो धमकी है वो जारी है। हुकूमती वज़रा और अरकान असम्बली आज भी अदालत पर वाज़ेह कर चुके हैं कि 3 रुकनी बेंच को भूल जाएं, फुल कोर्ट बनाएं, वरना पार्लियामेंट अपने फैसले खुद मनवाएगी। अब ये एक इंतहाई अहम सवाल है कि कैसे ये सब कुछ मुमकिन होगा। व्यूअर्स, ये तमाम खबरें थी। इसी माहौल के अंदर एक खबर मरीम नवाज़ के लिए भी आई है, और बुरी खबर इसे कहें, अच्छी खबर कहें किसी और के लिए, दैट इज़ इंटायरली अप टू यू, लेकिन इसकी सज़ा जो है वो 5 साल हो सकती है। मरीम नवाज़ साहिबा जो तनकीद करती हैं, सियासत नहीं करती, और इल्ज़ाम तराशी करती हैं। बुशरा बीवी पर भी इल्ज़ाम तराशी की गई। अब बुशरा बीवी ने मरीम नवाज़ के इल्ज़ामात पर एक कानूनी नोटिस जो है उन्हें भिजवा दिया है, और कहा यह गया कि आपके ख़िलाफ़ बाकायदा ज़ाब्ते की कार्रवाई की जाएगी अगर आपने 7 रोज़ में बुशरा बीबी से गैर मशरूत जो है माफ़ी ना मांगी, और इनके ख़िलाफ़ ज़ाब्ता फ़ौजदारी और हतक इज़्ज़त समेत मुतल्लका कानून के तहत कटहरे में खड़ा किया जाएगा। मरीम नवाज़ को गलत बयानी, हर्जा सराई और सियासी मकासद के लिए याद रखें कि इल्ज़ाम जो आप लगाते हैं, यानी मुनज़्ज़म अंदाज में जो मुहिम चलाई जाती है ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत, इसकी सज़ा कम से कम 5 साल जो है वो बनती है। अब देखना ही होगा कि आगे चलेगी नहीं चलेगी, और मरीम नवाज़ जो हैं वो क्या, जिस तरह उन्होंने अपनी एक ट्वीट जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से की, बाद में डिलीट कर दी, इसका भी कोई जवाब देंगी, या फिर पाकिस्तान की अदालतें बी टीम बनकर खेलेंगी मरीम नवाज़ की? ये एक इंतहाई अहम नुकता है। व्यूअर्स, अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, आने के बाद।